बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, हमने डॉक्टर नुमान खालिद की बुक्स जो कि बेसिक मैथमेटिक्स या फिर इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, यहाँ से हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम 4th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेरिवेटिव। Many real-world phenomena involve changing quantities. The derivative is used to study a wide range of problems in mathematics, science, economics, and medicine. A chemist may wish to know the rate at which a certain substance dissolves in water. An electrical engineer may be interested to know the rate of change of current in a part of an electronic circuit. A biologic, a biologist may be concerned with the rate at which the count of bacteria in a culture increases or decreases. अब बच्चों यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो फिनोमिना है, रियल वर्ल्ड फिनोमिना, उसके अंदर जो चेंजिंग क्वांटिटीज, ठीक है, तो उसको हम जो है वो डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या होता है जनरल वर्ड्स में, तो यू कैन से इजीली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, the rate सर of the rate of change of anything, ठीक है। तो किसी भी चीज की जो तब्दीली होती है, रेट ऑफ चेंज का मतलब जो होता है ना बच्चों, वो होता है टाइम के लिहाज से तब्दीली। जब भी हम बात करेंगे, या जैसे भी आप जैसे आप अक्सर ने अगर साइंस पढ़ी हुई है तो फिजिक्स में आपने देखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये बातें हमने पढ़ी हैं। तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज का मीनिंग भी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम मीनिंग है कि जब भी रेट ऑफ चेंज की बात की जाए तो मतलब बच्चों यही होता है कि टाइम के लिहाज से किसी चीज के अंदर तब्दीली, ठीक है। तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिए कि ये मैथमेटिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर भी और मेडिसिन के अंदर डिफरेंट जगह पे यूज होता है। जैसा कि मैंने बोला कि केमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका जो ताल्लुक होता है वो सब्सटेंस के अंदर साथ होता है, कि वो कहते हैं कि सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व हुए, कितने टाइम के अंदर डिजॉल्व हुए, ठीक है। जैसे मिसाल के मैं कहता हूँ, आप घर में पानी के अंदर आप शुगर को जब मिक्स करते हो, या फिर आप पानी के अंदर नमक को जो है वो आप मिक्स करते हो, तो आप बच्चों ये करोगे कि आप नमक पानी में डालोगे या चीनी पानी में डालोगे। जब उसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि ये चीनी इस पानी के अंदर, जिसकी HP 5 थी, सॉरी वो पानी नहीं होगा जिसकी HP 5 होगी, ठीक है। पानी तो उसको बोलते हैं जिसकी HP जो है वो 7 होती है, ये आप जानते हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है वो, अगर हम इसकी HP 3 है या 5 है, तो उसके अंदर अगर मैं नमक को डालता हूँ तो उस नमक कितनी देर के अंदर उस जिसकी HP 3 थी या 5 थी, कितनी देर में उसका हल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो ठीक है, उसको हम फिर जो है वो डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे।
मतलब डेरिवेटिव का फार्मूला लगा के या रेट ऑफ चेंज लगा के हम जो है वो उसका रिजल्ट बता सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास पानी है जिसकी एचपी 7 है, उसके अंदर अगर मैं नमक हल करता हूँ या शुगर हल करता हूँ तो वो कितनी देर में हल हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब वही बात के कितने टाइम में वो नमक पानी के अंदर हल हो जाता है। तो केमिस्ट जो है वो डेरिवेटिव को इस तरह यूज करते हैं। इसी तरह से तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है वो आपके साथ जो है वो इंजीनियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मे बी इंटरेस्टेड टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। अब बायोलॉजिकल तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो ये देखता है कि डेरिवेटिव को किस तरह यूज करता है, ये रेट ऑफ चेंज को किस तरह यूज करता है। वो देखता है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें से करंट जो गुजर रहा है कि 2 मिनट के अंदर इस जो कॉपर की वायर का जो पीस है कितना करंट पास कर सकता है। तो टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर या 3 मिनट के अंदर कितना टाइम करंट पास कर सकता है। तो वहां पे भी फिर वो डेरिवेटिव यूज होता है। इसी तरह से बायोलॉजिस्ट भी यूज करता है। ठीक है। इन अ सोशल साइंसेस एंड इकोनॉमिस्ट may wish to determine the at what rate the gross national product is growing। ठीक है। तो इसी तरह आप जैसे इकोनॉमिस्ट हो तो आप लोग देखते हो कि इतने टाइम के अंदर मतलब 3 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रोइंग किस तरह है, कि वो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी डेरिवेटिव का जो फार्मूला है उसको यूज़ कर सकते हो अपने इस वर्किंग के लिए। इसी तरह डेमोग्राफर और जियोग्राफर में विश टू एनालाइज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ अ फोटो ऑफ अ पॉपुलेशन। A geologist may be concerned about the shock intensity of an earthquake। तो जो जियोलॉजिस्ट होता है वो ज़मीन में जल्जला जो आता है तो वो देख के बताते हैं अक्सर टीवी पे कि जी 2 मिनट के अंदर जल्जले की शिद्दत इतनी थी या अगले 5 मिनट में जल्जले की शिद्दत इतनी होगी। तो वो भी क्या करता है, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करता है तो अपना रिजल्ट बताता है। इसी तरह से बाकी भी जो है वो बता सकते हैं इसी तरह जो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन था। अब मैं लेके चलता हूँ रेट ऑफ चेंज क्या है। मैंने बेसिक बता दिया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज, वो क्या होगा बच्चों, वो डेरिवेटिव होता है। तो अब रेट ऑफ चेंज जो बुक वाला बता रहा है वो भी देख लें जरा। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द 2 पॉइंट फार्मूला। तो स्लोप जो होती है ना बच्चों स्ट्रेट लाइन की, वो हम डिटरमाइन करते हैं 2 पॉइंट फार्मूला को यूज करते हुए। देखिए जरा, अब 2 पॉइंट फार्मूला है क्या कि अब स्लोप को बेटा पहली बात याद रखिएगा एम से डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, अब 2 पॉइंट है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कि अगर मेरे पास बच्चों जो है वो 2 पॉइंट्स हैं कि ये एक एंड पॉइंट लाइन का ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, इसको मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ जिसको x1 कोमा y1, उसी नंबर पर इसको मैं नाम दे देता हूँ x2 कोमा y2। तो बच्चों अब इसको हम इसकी इस लाइन की स्लोप कैसे बताएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लिखूंगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास y2 में से सेकंड कोऑर्डिनेट में से y2 में से y1 को माइनस करेंगे ओवर x2 में से x1 को माइनस करेंगे। तो वहां से मेरे पास जो है वो स्लोप आ जाएगी। इसी तरह से अब मैं डिटेल में चलते हैं आगे क्योंकि हम यहाँ पे जो सीखना चाह रहे हैं वो है रेट ऑफ चेंज। ये फिगर नजर आ रही है आप लोगों को कि जो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन दिखाई थी उसी तरह उसने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो उस पर बताएगा कि वो रेट ऑफ चेंज किस तरह हम बता सकते हैं। तो उसने कहा कि इस जो स्ट्रेट लाइन थी इसकी जो कर्व है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जनरल इक्वेशन की बात की है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
अब उसने 2 पॉइंट लिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक पॉइंट ए ले लिया है, दूसरा पॉइंट उसने बी ले लिया है। अब वो दोनों पॉइंट्स पे बता रहा है कि अगर फर्ज करें हम स्टूडेंट्स जो है वो, मैं अगर इस जगह पे गया हूँ, अगर इस पॉइंट पे, पहले मैं फर्ज करें मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो अगर इस पॉइंट पे हूँ तो मेरे पास एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अभी यहाँ पे कितना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस फर्ज करें 0 है या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये 1 2 3 है, आगे तक ऐसे 4 है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे 6, ठीक है। तो अब मैं अगर ए पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मेरे पास जो है वो जो एक्स के अंदर चेंज हुई है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात और भी पता है कि ये एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि एक्स के अंदर मैं कोई भी वैल्यू खुद से पुट कर सकता हूँ। मतलब मैं एक्स के अंदर 1 पुट करूँ तो वाई का आंसर आ जाएगा, एक्स के अंदर 2 पुट करूँ तो वाई का आंसर आ जाएगा, एक्स के अंदर 3 पुट करें तो वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जब मैंने एक्स की जगह पे ये जो पॉइंट नजर आ रहा है 1 है, तो अगर मैं 1 को पुट करूंगा इसके अंदर तो मेरे पास y का आंसर क्या आता है, इसके सामने देखें y क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सामने, तो 3 लिखा हुआ है। तो a पॉइंट पे y का आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ a पॉइंट पे मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 1,3। पहले हमेशा x वाली वैल्यू आती है, फिर हमेशा y वाली वैल्यू आती है। इसी तरह से मैं जब मजीद ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे या यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू मेरे चेंज x के लिहाज से यहाँ पे 2 हो गई है, और इधर एक्स वाई का जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इसी तरह मजीद जब ऊपर जाता जाएगा तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जाके x की वैल्यू 3 होगी, और जो इसके अंदर चेंज आएगी जिसको हम जो है वो बोलेंगे, वो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अब x के लिहाज से जो चेंज आई है a से लेके यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x क्या होगा बच्चों, वो देखेंगे डेल्टा किस तरह लिखेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 3 में से माइनस करेंगे जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास डेल्टा x आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा y क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ से स्टार्टिंग पे x y की वैल्यू क्या थी 3, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, वो 5 गई है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा y जो आएगा बच्चों वो 5 माइनस 3 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो डेल्टा y भी आ गया और डेल्टा x भी आ गया, ठीक है। तो ये x के लिहाज से रेट ऑफ चेंज और y के लिहाज से रेट ऑफ चेंज। तो अब अगर हम बात करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, तो वो भी आगे जाकर डिस्कस होगा। अब जितनी बातें मैंने की हैं सारी वो बातें यहाँ पे उसने वर्डिंग में बताई होंगी, ठीक है। वो कहते हैं फिगर 1 डिस्प्लेस द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। विद लीनियर फंक्शन द स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा याद रखिएगा, स्लोप्स हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ कि, देखिए यहाँ पे जरा, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, इधर से वाई एक्सिस बढ़ रहा है, कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है साल के तौर पर, जैसे भी मैंने बताया, इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 2 है, ठीक है। तो अब 1 जब पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो आंसर आता है मेरे पास जो है वो मिसाल के तौर पर 1 ही आ जाता है, ठीक है, 0 के बाद 1। अगर मैं 2 पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास ठीक है, तो मेरे पास y का जो आंसर आता है वो इसके रिस्पेक्ट जो है वो 2 पुट करने से, मतलब मेरे पास आंसर आता है फर्ज करें 1.3 आता है, ठीक है। अब इसी तरह जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे 3 बनता है, तो अगर मैं 3 पुट करूंगा तो इसके अंदर मेरे पास आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 1.6 बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का कि वक्त के इंटरवल से, मतलब 1 से मैं 2 पे गया और फिर 2 से 3 पे गया, मतलब इनपुट एक जैसी लगा रहा हूँ। पहले 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर 1 आया, जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर जो है वो 1.3 आया, जब 3 पुट किया तो आंसर, मतलब जितना 1 और 1.3 के दरमियान फासला कितना है, फर्क कितना आया है 0.3 का, फिर 1.6 और 1.3 के दरमियान फर्क कितना आया है 0.3 का। तो मतलब जो उसका रिजल्ट है y की वैल्यू है उसमें फर्क जो है वो सेम आएगा, मतलब
जितना मैं फासला तय कर रहा हूँ 1 मिनट पे एक फासला था, 2 मिनट जब मेरा टाइम गुजरा तो मेरे पास जो दूसरे गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था 1.3 था। जब मैं 3 मिनट का फासला, मैंने 3 मिनट गुजरे तो उसने जो फासला तय किया हुआ था वो 1.6 मीटर में देख ले तो मीटर तय किया था। ठीक है, तो उनका आंसर जो है वो सेम फर्क के साथ आ रहा है कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही बात वो कर रहा है। एमसीक्यूज में अक्सर पढ़ आता है कि विद लीनियर फंक्शन स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट इन द इंटायर डोमेन, कि जो भी वैल्यू पुट करें तो वहां पे स्लोप सेम आती है, आंसर्स में फर्क जो है वो सेम होता है। मतलब यहाँ पे भी 0.3 का फर्क, यहाँ पे भी 0.3 का फर्क। ठीक है, the exact measure of the rate of change in the value of y with respect to the a change in the value of x. If a function in the figure 1 represents a linear cost function and x denotes the number of units produced, the slope indicates the rate at which total cost increases with respect to change in the level of output. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, तो वही बात मैंने यहाँ पे की है। अब वो बात करते हैं कि फॉर नॉन लीनियर फंक्शन, अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन हो, मतलब ऐसा फंक्शन जहां पे हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना बने बल्कि वो रैंडम हो। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो बेसिकली जो इसका जो होता है इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू एक्स होती है, लेकिन ये जो होती है ना इस स्ट्रेट लाइन के ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें ये सेंटर से पास करती है, लेकिन ये क्योंकि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है तो हो सकता है कि यहाँ पे +1 लिखा हो या +1/2 हो। ठीक है ना, तो कुछ भी ऐसा फर्क हो सकता है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। ठीक है, एक्स की बात पहले। अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि y इज इक्वल टू मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बल्कि वो पैराबोला बनेगी। ठीक है, तो अब जारी पर जिसको बोलेंगे फिर नॉन लीनियर फंक्शन आ गया। ये फंक्शन कौन सा आ गया, नॉन लीनियर, या लिखा होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वो क्यूबिक फंक्शन है एक्स क्यूब, इसको हम क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं, वो भी नॉन लीनियर फंक्शन है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं 2 पावर आ जाए 3 आ जाए या अप टू सॉन चलते जाए फंक्शन पावर्स, तो उसमें उस सबों को हम बोलते हैं नॉन लीनियर फंक्शंस। तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। हम रेट ऑफ चेंज को यूज करेंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। For nonlinear functions, the rate of change in the value of y with respect to change in x is not constant. पहली बात तो सही है कि वो constant नहीं होगा। प्रीवियस में बताया कि वो आंसर सेम आएगा। However, one way of partially describing nonlinear function is the average rate of change over some interval. ठीक है, हम average rate of change निकाल लेंगे। Assume that a person takes a relaxed strip. A person takes a relaxed strip and that the distance traveled s can be estimated as a function of time t by the following non-linear functions. कि हमारे पास एक फंक्शन उसने दिया है s इज इक्वल टू, जिसका नाम दे दिया f ऑफ t। नॉर्मली जनरल हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब उसने क्वेश्चन वाले ने लिख दिया s इज इक्वल टू f ऑफ t, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसका आंसर लिख दिया 8t² प्लस 8t। अब यहाँ पे जो t है ये वाला, ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो है वो वेरिएबल है, और जो s है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे s जो है वो मेजर्ड हो रहा है इन माइल्स, मतलब ये मील को शो कर रहा है कि गाड़ी जितना ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई बंदा, तो वो मीलों में हम बताएंगे। और टाइम यहाँ पे आवर्स में है, घंटों में बताया हुआ है। और वो बता रहा है कि 0 से लेके 5, मतलब कह रहा है कि हमने 5 घंटे तक हमारे पास हम ट्रेवल करेंगे जर्नी हम। ठीक है, तो उसके दौरान कार के ऊपर हमारे पास स्पीड जो बनेगी वो इस फार्मूले से आप, मतलब आप जो स्पीड कैलकुलेट करोगे और वो स्पीड जो है बच्चों वो रेट ऑफ चेंज के साथ कैलकुलेट करूंगा, मैं आगे तक बताऊंगा। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हम इस फार्मूले के जरिए बता सकते हैं जो कि क्वेश्चन वाले ने बताया हुआ। ठीक है जी, तो अब वही बात यहाँ पे कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 1 आवर, वो कहता है कि 1 घंटे बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वो कितना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टी जो टाइम था 1 घंटा, टाइम यहाँ पे जो था वो पहले बता दिया था, वो 1 से लेकर 5 घंटे तक गाड़ी ने ट्रेवल करना है और वो आवर्स में होगा। तो मैंने 1 पुट किया इस टी की जगह पे, तो 1 पुट किया तो आपको पता है कि अंदर भी जहां जहां पे टी नजर आ रहा है वहां पे 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो सॉल्व किया तो आंसर 62 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक
और सर्फ होगा, गाड़ी 1 घंटा ट्रेवल करेगी, तो उस वक्त उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो उसने बच्चों 16 माइल्स ट्रेवल किया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताना, मुझे यहाँ पे उसकी स्पीड भी बतानी है कि गाड़ी कितनी स्पीड से मूव कर रही है टाइम के लिहाज से। तो उसके लिए मुझे रेट ऑफ चेंज का बच्चों फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं। The average rate of change in the distance traveled with respect to a change in the time during a time interval is computed as। तो क्या होगा, अब देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम elapsed। ठीक है, कि जितना टाइम सर्फ हुआ है वो फ्रैक्शन से नीचे आएगा, और जितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फ्रैक्शन से ऊपर आएगा। तो इसके जरिए बच्चों हम बता सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कितनी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए उसने एक डायग्राम सिंपली बना के भी दिखाई हुई है आपकी आसानी के लिए, कि अब गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये जीरो उसका यहाँ पे अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, जीरो आर हुआ था। ठीक है, और गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है तो 1 घंटे तक ट्रेवल करती है यहाँ तक मिसाल के तौर पर, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो 16 मील उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और उसके बाद जब 16 मील्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया बच्चों, तो अब इस ड्यूरिंग उसकी स्पीड कितनी थी, तो उसके लिए मैं जो ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस ऊपर आएगा और टाइम नीचे आएगा, तो वो डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना उसने इस दौरान उसकी स्पीड रही है। तो उसके लिए हम देखो फार्मूला क्या है, अभी हमने जो पहले फार्मूला यहाँ पे ये स्टडी किया भी है, देखिए जरा एक मिनट, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पे वो एक पेज मैंने जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नहीं लिया, तो इस वजह से वो मिस हो गया, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये फार्मूला जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम लेप्स्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ चेंज का, जो कि इक्वल होता है, इसको लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज का। लेकिन मैं अब जनरल बता देता हूँ, डायरेक्ट जो मैथमेटिकल फार्मूला है, अभी मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, वो सिंपली क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का मैथमेटिकल फार्मूला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको हम डिफरेंस क्वेश्चन, इसको हम डिफरेंस क्वेश्चन भी कहते हैं। इस फार्मूले का नाम जो है वो डिफरेंस क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो डेल्टा वाई होता है बेसिकली, जैसे मैं भी ग्राफ में प्रीवियस समझा रहा था, वो वाई के अंदर तब्दीली होती है, और जो डेल्टा एक्स होता है वो बेसिकली एक्स के अंदर तब्दीली होती है, माइनर चेंज इन एक्स माइनर चेंज इन वाई। देखिए जरा यहाँ पे, अब देखते हैं फॉर द फर्स्ट आर ऑफ दिस ट्रिप। तो अब इस आर, तो मैं बात बच्चों ये कर रहा था कि जैसा कि सिंपली डिफरेंस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि y इज इक्वल टू कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है,
अभी मैं नेक्स्ट आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ, लेकिन अब इसके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें कैसे डील करना है। अब इस ये तो जनरल बात की ना मैंने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है किसी भी, तो इसमें डिफरेंस क्वेश्चन का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू, या इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं या डिफरेंस क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लेकिन अगर अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, यहाँ पे उसने s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने पता है हमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था ये y, ये फ्रैक्शन से ऊपर आता है, तो इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फ्रैक्शन से ऊपर आएगा, डेल्टा s ओवर डेल्टा टी। डिपेंडेंट यहाँ पे नीचे आया था, इधर भी डिपेंडेंट नीचे आएगा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे f दिया था तो यहाँ पे भी f लिखा, यहाँ पे भी अगर f है तो f लिखूंगा, अगर g होता यहाँ पे तो g आ जाना था। ठीक है, अब लिखना कैसे है, अब इनटू क्या आएगा, अब यहाँ पे देखें अब क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके अंदर प्लस, फिर उसके अंदर थोड़ी सी माइनर चेंज है जिसको डेल्टा एक्स से डिनोट किया। इसी तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी, तो लिखेंगे टी प्लस डेल्टा टी, इसके अंदर माइनर चेंज, फिर उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स मतलब वही फंक्शन, इसी तरह से लिख देंगे एफ ऑफ टी। ठीक है, ओवर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, तो वो डेल्टा एक्स है यहाँ पे जो चेंज की थी, तो अब यहाँ पे भी जो चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो डेल्टा टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, जो अभी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ बात ट्रिप की, उसमें फिर ये फार्मूला इस तरह यूज होगा कि एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। अब जरा बुक में देखें, यहाँ पे उसने जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि एफ ऑफ वन, अब बच्चों देखें, अब उसने एफ ऑफ वन डायरेक्ट कैसे लिख दिया, बेसिकली जो यहाँ पे जो ट्रिप स्टार्ट हो रहा था वो 0 से लेके अभी 5 घंटे तक जाना था ना, लेकिन हमने पहले घंटे तक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आवर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब टी हमारे पास क्या है, 0 0 प्लस, अब चेंज उसमें अंदर कितनी हुई है, 1 आवर की। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे देखें टी मेरे पास यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ टाइम, 0 आवर से, और टी गया आपके पास जो है वो 1 आवर तक। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज कितनी आई है दोनों के अंदर, ठीक है, 0 आवर के तक, और इसमें चेंज कितनी आई है, अब इसमें चेंज जो आई है वो उसका तरीका का कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं टी प्लस डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना बच्चों हम। अब टी पहला हमारे पास क्या था, वो 0 था, 0 प्लस, अब डेल्टा टी क्या है हमारे पास, अब सॉरी 0 था ना टी, तो अब यहाँ पे डेल्टा टी, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये ऐसे नहीं लिखना था, बल्कि दोबारा देखिए जरा, यहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे t प्लस डेल्टा टी, अब उस चेंज का आंसर कितना आ गया था, वो 1 और आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे t हमारे पास क्या है, 0 प्लस डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी क्या आ जाएगा यहाँ से 1, इसका मतलब है कि चेंज हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पे 1 है, डेल्टा टी 1 है, और वैसे 0 से स्टार्ट होता है, तो अब यहाँ पे हमने लिखना क्या है, t प्लस डेल्टा टी। अब t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, यहाँ पे 0 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0 प्लस 1, तो उसने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह से जो नेक्स्ट लिख रहा है एफ ऑफ टी, वो भी उसने 0 लिखना है। ये बच्चा उसको, ये इसकी एंड पॉइंट्स है, तो एंड पॉइंट्स को यूज नहीं करना, आपने सिंपली जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टाइम को वहीं से यूज करना है, तो 0 से। तो अब इसी तरह से जब बात करते हैं एफ ऑफ टी की, अब यहाँ पे टी की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो उसने 0 लिख दिया सिंपली। ओवर क्या आएगा, अब डेल्टा टी है, अब डेल्टा टी का आंसर क्या आया है, डेल्टा टी का आंसर बुक वाले ने लिखा है 1 माइनस 0, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, सॉल्व करके वो आंसर 1 आता है, वैसे आप भी देखें तो 1 माइनस 0 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह अब इसको सॉल्व कर लें, अब एफ ऑफ, समझ आ गई ना ये अंदर वाली वैल्यूज कैसे लिखी मैंने। अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 जो है, अब इसको हमने पुट करके देखा था अभी प्रीवियस
इसके अंदर जो हमारे पास ये जो उसने बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए एस का, जब 1 पुट किया था तो आंसर 16 आया, तो मतलब एफ ऑफ 1 का आंसर कितना है 16 माइल्स। तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह पे पुट कर रहे हैं 16, लेकिन जब इसकी जगह पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ टी की जगह पे, जब कोई भी अभी इस वर्किंग नहीं हुई, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो एफ ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा 0। उसने फिर डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे एफ ऑफ 0 का आंसर 0, और नीचे वाला पहले बता चुका ऑलरेडी। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी उसकी आ गई वो 16 माइल्स पर आवर हो गई, ठीक है, जब 1 घंटा उसने सफर तय कर लिया होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 आवर्स, अब 2 आवर्स के बाद क्या होगा, तो अब सिंपली हम जैसे ये पहले बताया मैंने आपको कि अब 1 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा, चेक कर लें, 48 बन गया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सेकंड आवर, अब देखना ये है कि सेकंड आवर के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, वो तो पता चल गया हमें 48 माइल। अब डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सेकंड आवर इज, अब ये टोटल हमारे पास 2 घंटों का जो है वो डिस्टेंस था 48 माइल, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ देखिए ना, ये देखिए ऐसे थे ना, 0 फिर ये 1 घंटा और ये 2 घंटे, ठीक है। अभी जो मैंने पहला आंसर निकालना है वो 16 जो है वो माइल्स पर आवर निकालना है, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आई है मेरे पास, वेलोसिटी आई है, और डिस्टेंस 0 से लेके 1 तक जो ट्रेवल हुआ है एस, वो भी मेरे पास जो है वो 16 ही ट्रेवल हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने दूसरा ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो मैंने देखा मेरे पास 0 से लेके 48 तक 2 तक मेरे पास 48 माइल्स ट्रेवल हुआ है। 0 से लेके 1 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 16 था, वो मैंने पहले पिछले तरीके से निकाला। अब जब मैंने 2 पुट किया इस फंक्शन के अंदर, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया एस का 48 माइल्स, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास इस 1 और 2 के बिटवीन मेरे पास जो है वो 1 घंटे से दूसरे घंटे तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर मैं यही करूंगा ना कि जो दूसरे टोटल जो डिस्टेंस है 0 से 2 तक, उसको माइनस कर दूंगा 0 से 1 तक डिस्टेंस में से, तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा 48 माइनस 16 तो 32 माइल्स आ जाएगा। तो 1 से लेकर 2 घंटों के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 32 माइल ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम ऐसे 5 तक इसको लेके जा सकते हैं। उसने वही बातें जैसे मैंने तरीका का बताया, ऐसे ही हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे और उसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालते जाएंगे और उसका डिस्टेंस भी बताते जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने फार्मूला बता दिया पहले आपको, वो और फिर डिस्टेंस निकालते जाएंगे, ठीक है। देखो उसने भी 2 घंटे तक डिस्टेंस निकाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप 5 घंटे तक डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन में उसने टाइम 0 से लेकर 5 तक दिया था, इसलिए मैं 5 तक कह रहा हूँ। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो है वो अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज या डिफरेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा उसके लिए अभी मैं बताने लगा हूँ प्रूफ आपको। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए बी इन द फिगर 2, 2 पॉइंट्स है मेरे पास ए और बी इस फिगर के अंदर। मेरे पास फिगर है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें ये मैंने एक कर्व ड्रॉ की, उस कर्व का नाम बता दिया मैंने कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो जब ए पॉइंट पे थे हम, तो उस वक्त x कॉमा एफ ऑफ एक्स डिस्टेंस था। मतलब x हमेशा जब ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना बच्चों, याद रखिएगा, जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, फिर हमेशा y की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे इस जगह पे मैंने बोल दिया जनरल बात की x लिखा हुआ है, तो जब इतना x ट्रेवल कर लिया हमने यहाँ तक, तो फिर y कितना ट्रेवल किया होगा। अब वो y को आपको पता है कि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो आप जो है वो यहाँ पे y लिख लो या फिर आप इस जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। तो बुक वाले ने भी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो इस वजह से मैंने भी एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से अब जो कर्व के मैं ऊपर ऐसे मूव करता हूँ थोड़ा सा, तो जब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब x से लेके यहाँ तक, तो वो माइनर डिस्टेंस जो था आपके समझाने के लिए थोड़ा सा फासला तय करके दिखा दिया। अदरवाइज माइनर डिस्टेंस होता है ये डेल्टा एक्स, वो थोड़ा सा चेंज होती है, ये फर्स्ट करें इतनी चेंज होगी, ठीक है। तो वो डेल्टा एक्स है, तो तो पे थे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह से जब मैं y में देखूंगा चेंज कितनी होगी, तो वो इसी के अंदर आ जाएगी, x के अंदर चेंज x प्लस डेल्टा एक्स, और y के अंदर चेंज क्या आएगी, इस x के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स,
ठीक है, तो पॉइंट बन जाएगा मेरे पास बी ऑफ, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए पॉइंट मेरे पास है एक्स कोमा वाई कह लें, या फिर आप इसको कह सकते हो, तो बुक वाले ने लिखा है एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब कि ये ए पॉइंट था, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज की है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रेवल किया है एक्स में, थोड़ा सा वाई में भी ट्रेवल हुआ है, तो एक्स में जो चेंज हुई है वो डेल्टा एक्स है, वाई में जो चेंज हुई है डेल्टा वाई है। फिर इसको कैसे मूव चेंज करेंगे, तो नया पॉइंट बी जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये वाला बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। बच्चों इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर जैसे बुक वाले ने लिखा है इसके अंदर के चेंज करनी है, बी पॉइंट बन जाएगा जो नया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास ये बी पॉइंट बन जाएगा। बुक वाले ने ये वाला पॉइंट जैसे मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन और सॉरी ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन जो कि इस कर्व के यहाँ पे अटैच हो रही है, इसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। बेटा सीकेंट लाइन ऐसी लाइन होती है, अगर सर्कल में सिंपली बात करें, कि ऐसी लाइन जो कि सेंटर से ना गुजरे लेकिन सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को कट करके बाहर को निकल जाए, तो ऐसी लाइन को सीकेंट लाइन बोलते हैं। तो यही बात ये सीकेंट लाइन ये बताई गई है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दी स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स एफ इज रेफर्ड एज सीकेंट लाइन। ठीक है, ये सीकेंट लाइन से कनेक्ट हो रहा है। लेट ये पॉइंट जो बता दिए मैंने, बी अ पॉइंट ऑन एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एफ ऑफ एक्स। तो एक्स ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वाला एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स जो है जिसको हमने वाई बोला हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब करिस्पॉन्डिंग उसमें माइनस चेंज करते हैं तो उसका नया पॉइंट बनता है बी, ये बता दिया मैंने ऑलरेडी। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन चेंज्ड टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड द करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एफ ऑफ इनटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस तरह ये चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से while मूविंग फ्रॉम ए टू बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब चेंज क्या होगी वैल्यू के अंदर, तो वो वैल्यू के अंदर चेंज जो होगी, अभी वो जो बताई ऊपर फंक्शन के अंदर थी, ये वैल्यू के अंदर चेंज क्या होगी, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, मतलब ये जो, ये देखिए जरा बच्चों, ये थी हमारे पास टोटल वैल्यू जो चेंज होने के बाद थी, और ये चेंज होने से पहले थी। तो अब इनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे का रह जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पर्पस ये लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से दी एसोसिएटेड चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, अगर y में चेंज चेक करनी है तो वो भी ऐसे देख सकते हैं। अब हमें पता है ये y में ये चेंज होने के बाद आया है, ये चेंज होने के पहले था। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये चेंज होने, ये डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये डेल्टा वाई, और ये हमारे पास जैसे डेल्टा एक्स आ जाएगा। ओके, द रेशो इज, तो फिर रेशो क्या बनेगी, अब देखिए जरा, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या बनती है, वो कैंसिल नहीं होती। ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो डेल्टा वाई की वैल्यू ऊपर आ गई, क्योंकि फार्मूला ये बनता है ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई की वैल्यू पहले ऊपर आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, वो कटिंग होने के बाद वो क्या बनी थी, डेल्टा एक्स, वो फ्रैक्शन से नीचे आ गई। ठीक है, तो ये फार्मूला समटाइम्स हम बोलते हैं इसको डिफरेंस क्वोशिएंट, जो मैंने अभी प्रीवियस आपको पहले जनरल बता रहा था। ठीक है जी बच्चों, आप उम्मीद है समझ आ गई आपकी बात आपको कि डिफरेंस क्वोशिएंट वाला फार्मूला कैसे प्रूव होता है। अब बच्चों यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में बात की हुई है कि अब इसी डिफरेंस क्वेश्चन को यूज किया हुआ है। वो कहते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी अ फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास है, फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस क्वोशिएंट। तो जनरल एक्सप्रेशन डिफरेंस क्वोशिएंट के लिए क्या होगा, पहला पॉइंट है बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखा
ठीक है, पहले डिफरेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना है हमें। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें दिया हुआ था। तो फॉर्मूला जनरल हमें जो पढ़ा था वो भी प्रीवियस प्रूव करके हटे, वो यही फॉर्मूला था। ठीक है, कि डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटिंग होने के बाद तो डेल्टा एक्स ही आई थी। ये जो प्रीवियस मैंने आपको फॉर्मूला बताया प्रूव करके, ये बना वही एज इट इज लिख किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स की जगह पे देखिए अब ज़रा यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपसे ये दिया हो, आपसे कहा जाए जी एफ ऑफ वन की वैल्यू बताएं, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस एक्स की जगह पे, आप बच्चों सिंपली इस एक्स की जगह पे क्या करोगे, वन लगा दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन। आपसे पूछा जाए जी एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालें, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस एक्स की जगह पे टू लगा दूंगा। तो इस टू यहाँ पे टू आ जाएगा, टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। इसी तरह से मुझे कहा जाए जी, अब कहा गया है कि x प्लस डेल्टा एक्स बताना है, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो मैं इस x की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब इसकी वैल्यू जब पुट की यहाँ पे, तो फिर आगे इसकी जगह पे भी आ जाएगा क्या, x प्लस डेल्टा एक्स, सिंपली उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे आगे तो इससे आगे ये बच्चों सॉल्व नहीं होगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया सिंपली मेरे पास। तो यही बात उसने यहाँ पे लिख दी। अब इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे वो ऑलरेडी दी हुई है, वो एक्स के लिख दिया गया और डेल्टा एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों को ये बस समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं, वो फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस टू, फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू, शुरू वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ऊपर से बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास पहले क्वेश्चन में था कि डिफरेंस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बनाना है, वो मैं बना चुका हूँ ये वाला। ठीक है जी, ये अब हमारे पास जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे उसने ऐसे पूछा होगा डिफरेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आप इस फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास ये डिफरेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला, उसका रिजल्ट बन जाएगा। दूसरा बच्चों है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग दिस एंड दिस यूजिंग द टू पॉइंट फार्मूला। अब वो पूछता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की स्लोप बतानी है, क्या बनती है। अब स्लोप के लिए फार्मूला भी आपको बताया गया था शुरू में, वो क्या बताया गया था, वो बताया गया था कि y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अब उसने हमें पॉइंट बच्चों बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पॉइंट उसने बताया हुआ है कि -1, -1 और 3, 9। लिख लें, अब लिख लें, -1, -1, 1 और दूसरा पॉइंट था, ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था 3, 9। ठीक है, अब इसका इस पे टू पॉइंट फार्मूला कैसे लगाएंगे, अब लिखेंगे y2, ये वाला y2 माइनस y1 क्या आएगा 9 - 1, x2 3 और x1 क्या है 1, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो वो 4 हो जाएगा, तो कटिंग करने के बाद 2, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमें अगर कहा जाए तो तीसरे क्वेश्चन में, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस क्वेश्चन फाउंड इन वन फाइंड द स्लोप इन द पार्ट सेकंड। वो कहता है कि जो इस डिफरेंस क्वेश्चन में आपने फार्मूला निकाला है, तो उस स्लोप के अकॉर्डिंग इसको देखें जरा। तो अब वी सी डैट, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, जो पॉइंट था वो ये था -1, 1 और दूसरे नंबर पे था 2, 3, 9, ऐसे था बच्चों। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो थी, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था। ठीक है जी, या इसको आम अल्फाज में हम कह सकते हैं, अगर हम उस सेंस में बात करते हैं तो इसको बोलेंगे हम जनरल x, इसको बोलेंगे y, और इसको फिर बोलेंगे हम x प्लस डेल्टा x, और इसको बोलेंगे y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो अब
मुझे सिर्फ यहाँ पे x की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा x की वैल्यू क्या है -1, और जो चेंज होने के बाद वैल्यू आई है वो आंसर आया 3, x प्लस डेल्टा एक्स का आंसर क्या आ गया 3। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे वैल्यू मुझे ऑलरेडी बताई हुई है, वो क्या है -1, तो -1 यहाँ पे लिख दिया, तो -1 तो जाके क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 और 3 एक क्या आ जाएगा 4, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अब मेरे पास जो चेंज का फार्मूला मैंने निकाला था वो ये था ना, जो प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था मैंने इसी में। तो अब यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, वो क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू मुझे पता है वो भी -1 है, वो भी पुट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा उन स्लोप्स के पॉइंट पर उस रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, वो क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह से बच्चों, अब एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें वो कहा हुआ है कि तो कहता है कि एक्सरसाइज 1 to 8 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिटरमाइन द डिफरेंस कोएफिशिएंट एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y व्हाइल मूविंग फ्रॉम द 1 to 3। वो कहता है कि ये 8 फंक्शन दिए हुए हैं, आपने x को मूव करवाना है 1 to 3। मतलब कहने का कि अगर x 1 to 3 का मतलब बच्चों ये बनता है, जैसे यहाँ पे था कि x जब पहले -1 था और बाद में चेंज होने के बाद वो आंसर क्या आ गया 3। अब यहाँ पे इसका मतलब ये बनेगा बच्चों, यहाँ पे जो मीनिंग बनेगा, x की वैल्यू ये 1 है और ये 2 कब तक है, उसको लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनेगा बेसिकली, इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है। ठीक है, क्योंकि 1 2 आगे चेंज उसकी क्या है x प्लस डेल्टा एक्स। अब x पहले वाला कितना था -1, वो उस x की जगह पे क्या आएगा 1। ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 3। अब ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास -1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2। तो डेल्टा एक्स का आंसर क्या आ गया 2। अब और दूसरे नंबर पर x का आंसर क्या आ गया 1। तो ये दो आंसर्स x इज इक्वल टू 1 और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2, ये 8 क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। पहले आप डिफरेंस क्वेश्चन वाला फार्मूला लगाओगे, बाद में आप ये चीजें यूज करोगे दोनों, तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। मैंने पहला एक क्वेश्चन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, देखेंगे। वी नो डेट द फार्मूला ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो फार्मूला लिखा है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। तो अब यहाँ पे बच्चों देखें, अब यहाँ पे गौर से देखें बच्चों, अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अब फार्मूले में क्या चाहिए x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स अगर आता है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। आगे फार्मूले में माइनस माइनस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी थी तब पता है हमें 2x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी, डेल्टा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने इसको सिंपलीफाई किया तो ये स्क्वायर ओपन करने से ये आ गया, ये आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो फिर जो कटिंग होती थी ये चीज़ कटिंग हो गई इसके साथ, तो रिमेनिंग आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये डिफरेंस क्वेश्चन आ गया या एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैं कहा हुआ था कि आपके पास आपने मूव करना है 1 2 3 तक। मैंने बोला था कि x1 आपने ये यूज करना है और जो चेंज होगी उसके अंदर अभी मैंने निकाल के दिखाई थी आपको, वो यहाँ पे भी अगेन से बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि x प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 3। इस x का बच्चों अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये x शायद जो है वो 3 है, नहीं, ये x क्या है 1 है। बेटा x की वैल्यू 1 ये वाली है और जो चेंज आई है x प्लस डेल्टा एक्स है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 पुट की, तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 1 आया, डेल्टा x की जगह पे 2 आया, सॉल्व किया तो आंसर एवरेज रेट ऑफ चेंज का 8 आ गया एट पॉइंट दिस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी इसके 8 क्वेश्चंस करने। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है और 10 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, मैं 9 करने लगा हूँ। अब बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इनटू द एयर, वो कहते हैं बॉल है वो हवा में ऊपर फेंका जाता है। द हाइट ऑफ द बॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फंक्शन ऑफ टाइम एज, तो बॉल की हाइट वो इस तरह डिस्क्राइब की जाती है, ये क्वेश्चन वाले ने बताया हुआ। वेयर h ऑफ t इज अ हाइट मेजर्ड इन द फीट एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, वो कहता है हाइट जो है वो मैं फीट में मेजर कर रहा हूँ और जो है वो टाइम जो है वो मेरे पास सेकंड में है, उसका यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन वो कहता है डिटरमाइन करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन दी हाइट बिटवीन 0 टू, आपने 2 बतानी है,
मतलब अब 0 से टाइम से शुरू करना है और आपने 2 सेकंड तक जाना है और फिर बताना है कि उसकी हाइट कितनी है। फिर आप एक बार देखोगे जब उसकी हाइट 0 से शुरू करके टाइम 0 होगा स्टार्ट, तो जब टाइम 4 सेकंड गुजर जाएंगे तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी होगी तब वो आपने बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टाइम असल जो टी है वो टी इज इक्वल टू 0 है। तो ये वाला जो टी है बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये टी इज इक्वल टू 0 के साथ लिखेंगे टी प्लस डेल्टा टी, वो हमारे पास क्या है वो 2 है। ठीक है, तो अभी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ये 0 यहाँ पे आएगा, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 2, तो टोटल हम बता सकते हैं डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे टी 0 है और यहाँ पे ये है डेल्टा टी को शो कर रहा है, टी प्लस डेल्टा टी को शो कर रहे हैं विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा टी क्या आ जाएगा 4। मतलब कहने का जब हम 1 पार्ट करेंगे तो वहां पे टी जो होगा 0 और डेल्टा टी होगा 2, लेकिन जब सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे टी क्या होगा 0 और डेल्टा टी क्या होगा 4। ठीक है, इससे आंसर का फर्क आ जाएगा। इसी तरह फिर बी पार्ट है, वो कहता है कब वो जमीन पे टकराता है बॉल, तो ये आपने बताना है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा फिर मैं सेकंड पार्ट करूंगा। अब फर्स्ट पार्ट में करना मैंने क्या है, पहले मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालूंगा इसके लिहाज से, फिर इसके लिहाज से, और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन करता हूँ। लिखें, लेट्स सी। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालनी। अब यहाँ पे एच ऑफ टी बताया हुआ था उसने ये वाला क्वेश्चन के अंदर, तो अब यहाँ पे एच ऑफ टी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल था तो वो ऊपर आया डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, तो फार्मूला बना। अब यहाँ पे अगर मैं टी प्लस डेल्टा टी पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी और यहाँ पे भी टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा, तो वही बात हुई -16 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 128 टी प्लस डेल्टा टी माइनस ये फार्मूला का एच ऑफ टी ऐसे ही आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जब भी माइनस बाहर हो बच्चों फौरन से ब्रैकेट लगा देनी है ताकि जो है वो अंदर मल्टीप्लिकेशन ठीक हो सके। डेल्टा टी एज इट इज आ जाएगा। इसको बच्चों सिंपलीफाई किया जस्ट, और कुछ नहीं किया, ये सिंपलीफिकेशन की हुई है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास कॉमन निकाला, फिर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज या डिफरेंस क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जब टाइम टी 0 होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, टी 0 और टी प्लस डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 2। मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास क्या है उसका टी प्लस डेल्टा टी, इस टी को आपने समझना है ये चेंज हुई है, तो अब टी की जगह 0 पुट किया तो डेल्टा टी 2 आ गया। इसी तरह जब दूसरे क्वेश्चन में देखोगे तो हमें डेल्टा टी 4 आ जाएगा। अब इसी टी 0 और टी डेल्टा टी 2 इसको पुट करेंगे एक बार इस क्वेश्चन के अंदर, इस रेट ऑफ चेंज के अंदर, और एक बार इसको 0 और 4 पुट करेंगे इसके अंदर। तो जब इसमें पुट किया तो इसका आंसर आएगा 96 और इसमें पुट करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए बच्चों, जब बॉल ऊपर फेंका, जब बॉल ऊपर फेंका है तो 0 टाइम से लेके चेंज जो टाइम के अंदर आई है, मैं इसके लिहाज से डायग्राम बनाई हुई है पहले के लिहाज से, तो वो 2 सेकंड तक आई है। तो यहाँ तक बॉल में देखा हमारे पास वो ये चेंज आई 96। ठीक है, उसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज या उसको कह सकते हैं वेलोसिटी उसकी ये थी। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों जो हम कह रहे हैं कि कब बॉल, ये फर्ज करें यहाँ पे है तो कब बॉल जमीन पे टकराता है, तो सारी बात है बॉल तो उसी वक्त जमीन से टकराएगा जब उसकी हाइट 0 होगी। तो हाइट को अब यहाँ पे हमने क्या बोला होगा, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी जमीन से टकराएगा ना। तो अब हमारे पास एच ऑफ टी की वैल्यू शुरू में क्या बताई हुई थी क्वेश्चन वाले ने, उसने ये बताई हुई थी -16 टी स्क्वायर प्लस 128 टी। तो बच्चों वो मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की, राइट साइड पे 0 आया, कॉमन निकाला -16 टी। अब आपको पता है कि जब तीन चीजें से मल्टीप्लाई हो रही राइट साइड पे 0 हो तो पहली चीज भी 0 के इक्वल, दूसरी भी 0 के इक्वल, तीसरी भी 0 के इक्वल। अब -16 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, t 0 के इक्वल आ जाएगा और t -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू 8 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अब जब आफ्टर 8 सेकेंड, जब 8 सेकेंड गुजरेंगे बॉल हिट्स द ग्राउंड तो बॉल जमीन पे टकरा जाएगा। ठीक है, 0 सेकेंड पे तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर 0 सेकेंड ही हुआ है तो फिर बॉल तो नीचे आई नहीं। ठीक है, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे टी जब 8 होगा, टाइम जब 8 सेकंड गुजर जाएंगे, एस होगा इसके साथ यूनिट, तब हमारे पास बॉल जमीन से टकराएगा। तो इसी तरह से बच्चों आपने जो है वो इसका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, वो सिमिलरली इसी वे से करना है।
Hopefully students you will be understand this lecture. Students, if you have any problem in 4.1 exercise, then write in comment box. इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम डेरिवेटिव को देखेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.